हेलो 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 नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं रितेश सर एक बार फिर से स्वागत करूंगा आपके अपने प्यारे फैमिली स्टडी विद रितेश में। उम्मीद है बिहार पैरामेडिकल 2026 का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा, क्योंकि आप में से ही काफी बच्चों का पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिला। क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ भी दिए थे, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन प्रूफ देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अक्सर हम लोग लाइव क्लास लिया करते थे तो इस चीज का भी जिक्र हम लोग करते थे कि हर एक क्वेश्चन का प्रूफ देंगे आपको, है ना, हर एक सब्जेक्ट का प्रूफ देंगे। तो देखो, प्रूफ के लिए जीके का तो वीडियो आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैथ्स का भी जो है प्रूफ आपने देखा होगा कि मैथ्स में रोहित सर का जो है 15 में 15 क्वेश्चन आया है। नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। प्रूफ है, लाइव क्लासेस में सर ने पढ़ाया है, वही प्रूफ दिया है, ठीक है। उसके बाद जीके के लिए भी जो है हम ये नहीं कहेंगे कि जीके में 20 में 20 है, लेकिन हाँ 12 से 14 क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्योंकि इस बार जीके का लेवल काफी अच्छा खासा देखने को मिला था। और अब मैं रितेश सर साइंस के 25 क्वेश्चनों का प्रूफ दूंगा कि 25 क्वेश्चनों में हमारा पढ़ाया कितना आया है, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, एक्सप्लेन तो हर एक कोई कर रहा है, ठीक है। पेपर मेरे पास भी बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन कल ही भेज दिया था, लेकिन आप जानते हो थोड़ा सा समय का अभाव है। और भाई अब जो भी क्वेश्चन हमें मिला था तो हम ऐसे ही आके एक्सप्लेन थोड़ी ना कर सकते हैं और थोड़ी बोल देंगे कि हाँ पढ़ाया हुआ है, नहीं। हम हर एक क्वेश्चन का प्रूफ देंगे कि देखो हमने ये यूट्यूब पे करवाया है या पेड क्लासेस में करवाया है ना, या फिर कौन सा चैप्टर हमने पढ़ाया था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो हर एक चीज का यहाँ पे प्रूफ देना पड़ता है, तभी बच्चों को लगता है कि हाँ भाई ये चैनल बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम लोग गाली खाने वाला तो काम करते नहीं है। आप लोग पिछले साल भी देख सकते हैं बेटा कि हमारे 75 क्वेश्चन लड़े थे 90 में से। इस बार का भी आंकड़ा वही है, हम आपको एकदम प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, बहुत से टीचर बहुत से यूट्यूब चैनल पे आके प्रूफ करवा रहा है, लेकिन मतलब क्वेश्चन करवा रहे, सॉरी प्रूफ नहीं, क्वेश्चन आके करवा रहा है कि ये क्वेश्चन आया, ये आया। अरे भाई, प्रूफ भी करवाओ ना कि आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हैं कि नहीं, आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए कि नहीं, है ना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है ना। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर पढ़ता है, किसी भी टीचर के पास पढ़ता है, तो वो फुल विश्वास के साथ पढ़ता है ना, और मेहनत करता है इस उम्मीद में कि उसका रिजल्ट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बहुत ही कम गिने चुने ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को सही डायरेक्शन में पढ़ाते हैं, हर एक चीज को सही तरीके से देते हैं, ठीक है। हमने हर एक चीज आपको दिया और उसका प्रूफ भी हम लोग करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फिजिक्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे महामराथन क्लासेस लिया था, ठीक है। आपके एग्जाम से 4 दिन पहले मैंने क्लास लिया था, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। एक समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, एक बार जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन आया था, और ये देखो मैंने जस्ट पढ़ाया भी था कि एक समान प्रतिरोध है ना, पहले श्रेणी और फिर समानांतर, अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात। ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो डिजिट के साथ, मतलब एकदम डिट्टो जो है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो लड़ गया है, एकदम मैच किया है। इसका आंसर क्या होगा? एन स्क्वायर होगा, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर झूठ बता रहे हैं, तो आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। आपके एग्जाम के 4 दिन पहले का वीडियो है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब लगभग 50,000 से भी अधिक बच्चों ने इस वीडियो को प्यार दिया है, देखा है। तो ऐसे ही कोई थोड़ी देखेगा, है ना। अगर हमारे कंटेंट में दम है तब ना बच्चे विश्वास करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं पढ़ने के लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट का बी है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है? वही वीडियो है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैच किया था एकदम बिल्कुल डिट्टो। रेडियो तरंग इसका आंसर होगा, ठीक है। तो रेडियो तरंग अगर आप लोग आंसर किए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। फिर देखो, उसी वीडियो से ना 4 से 5 क्वेश्चन लड़े हैं इसी क्लास से केवल। क्योंकि भाई इस क्लास में मैं महामैराथन लिया था और मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, उसी वीडियो से है, ठीक है। दो ध्वनि तरंगों के मध्य कलांतर 60 डिग्री है, तो उनका पथांतर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। 60 डिग्री कलांतर था, पथांतर पूछा गया। तो लेमडा अपॉन में 6 अगर आप लोग आंसर किए होंगे तो आपका भी सही है। लेमडा अपॉन में 6, लेमडा अपॉन में 6 आंसर किए थे, तो ये भी जो है सही है, ठीक है। यहाँ पे आप मिला सकते हो। इसके बाद चौथा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था, ये प्रेशर का डायमेंशन निकालने को कहा गया था। देखो, साफ सीधी बात, हम फिजिक्स का थ्योरी क्लासेस जो है ना यूट्यूब पे नहीं देते, ये पेड क्लासेस में देते हैं। तो पेड क्लासेस में यूनिट एंड डायमेंशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यूट्यूब पे भी मिलेगा, मेरा यूनिट एंड डायमेंशन और मोशन टॉपिक का मिल जाएगा। लेकिन देखो, डिटेल में पढ़ने के लिए बच्चों आपको पेड कोर्स तो लेना ही पड़ता है। बहुत बच्चों ने लिया था तो उनको जरूर फायदा हुआ होगा, क्योंकि हमने पहले ही क्लास में, मतलब दूसरे क्लास में, यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 था। उसमें हमने जितने भी भौतिक राशियां थी सबका यूनिट और डायमेंशन निकालना हम सिखा रहे थे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या आ रहा था? इसका आंसर जो है बेटा क्या आएगा? यहाँ पे देखो, दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर, आपको ये भी पता होना चाहिए क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है? डायमेंशन एम एल टी का पावर -2 होता है। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर होता है।
एक स्क्वायर से एक एल खत्म हो जाएगा एम, फिर एल का पावर वन ऊपर जाएगा, एल का पावर माइनस वन हो जाएगा, टी का पावर माइनस टू हो जाएगा। एम, एल का पावर माइनस वन, एल का पावर ये माइनस वन है, टी का पावर माइनस टू, किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से निकाले हो तो ये क्वेश्चन भी आपका एकदम सही है। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन था CO2 किसका हिस्सा है। देखो इसका ऑप्शन हम लोग को क्लियर नहीं पता चल पाया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मतलब अगर इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CO2 जो है ये गैस महत्वपूर्ण होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, CO2 का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो ऑप्शन नहीं था। ठीक है, लेकिन इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ऑप्शन रहता तो मतलब और भी अच्छा रहता प्रूफ करने में, लेकिन फिर भी अगर प्रकाश संश्लेषण आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी एकदम वही वीडियो से लड़ा है। लड़ा है कि नहीं बताइए, मैच किया है। ये क्वेश्चन था ना, एक माध्यम में किसी प्रकाश तरंग की आवृत्ति, ठीक है, दी गई है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज और इसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। माध्यम का अपवर्तनांक। और ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब पे ही करवाया, ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने फिजिक्स के आपको बताए, ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन मैच किए हैं, ये पेड क्लासेस में भी बताया गया है कि नहीं? आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं यूट्यूब पे ही करवा दिए। ये पेड क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बताया, एकदम बताया है बच्चा। पहले तो पेड क्लासेस में ही जो है एकदम चीजें सिस्टमैटिक वे में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ना यूट्यूब का महामैराथन लेते हैं तो उसमें हर एक क्वेश्चन को लेकर आ जाते हैं। तो हो सकता है कि बहुत से बच्चे स्किप किए होंगे, तो जो स्किप किए हो तो ये तो क्वेश्चन नहीं बना पाए होंगे। लेकिन अगर आप पेड कोर्स लिए हो तो पेड कोर्स में आपको इसका थ्योरी भी पढ़ाया गया होगा। एकदम ईमानदारी से कमेंट करना कि ये सब क्वेश्चन हम करवाए हैं कि नहीं आपको पेड क्लासेस में, एकदम ईमानदारी से बताना। ये सब करवाए हैं, साउंड टॉपिक में करवाए हैं। ये भी जो है आपको कलांतर और पदांतर, वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है ना। सब चैप्टर में करवाया है। ये तो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है ना। फिर ये जो है आपका ये भी क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं ना बेटा, साउंड टॉपिक में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर तो सीधा सीधी तीन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व किए ही होंगे आप लोग, तीन आ जाएगा, है ना। इस वीडियो में मैंने बताया भी है, आप देख सकते हो वही वीडियो है। ठीक है, इसके बाद देखो फिर से वही क्वेश्चन, मतलब ये है मोशन टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लगभग मतलब औसत चाल इसमें पूछा गया था कि एक मोटर है x से y तक अचर चाल vu से चलती है और फिर y से x तक vd से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं बताइए? तो कुछ नहीं, टू कर देंगे और जो पहला चाल दिया है देखो औसत चाल निकालने के लिए टू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पहली चाल है वो क्या है, vu है, तो vu कर देंगे। ठीक है, फिर गुने में क्या है, vd, तो vd कर देंगे। फिर अपॉन में दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब टू vu गुने में vd हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा, vu प्लस vd, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है देखो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल उसी पर आधारित है। देखो यहाँ पर जो चाल दिया गया था पहला वो v1 दिया गया था, फिर दूसरा v2 दिया गया था। एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है कि नहीं, आप लोग खुद बताओ ना बच्चे। एकदम क्वेश्चन लड़ा है कि नहीं, मैच किया है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। पहली चाल v1 है, दूसरी v2 है, तो टू v1 गुने v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है, तो बेटा जो हम लोग पढ़ा देंगे ना, देखो हम लोग ऐसे ही नहीं बकते हैं, हम लोग का 6 साल का एक्सपीरियंस है। और आपको बता दें हम खुद क्वालिफाइड है, पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो हमें पता है ना चीजें कि कहाँ से क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो बस आप अच्छे से अगर पढ़ लिए होंगे तो भाई आपका जो है इस एग्जाम में 70+ भी अगर क्वेश्चन सही है ना तो आप टॉप कर रहे हो। 70+ भी क्वेश्चन अगर सही है तो आप टॉप कर रहे हो। हम कट ऑफ भी बनाएंगे, उस पे भी एक वीडियो बना देंगे कट ऑफ के ऊपर कि भाई किस कैटेगरी से कितना क्वेश्चन सही होगा ताकि आपको कॉलेज मिल जाए। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी था ये साकेत सर भी, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे कि साइंस में मैंने भी बताया है, मतलब बायो में मैंने भी बताया, साकेत सर ने भी बताया बहुत से क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन प्रूफ देना पड़ता है ना, बोलने से तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे प्रूफ मांगते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन था वसा का इमल्सीकरण, एम्प्लीफिकेशन, ये क्वेश्चन था। फैट का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन था। देखो ये हम भी करवाए हुए थे, वसा का इमल्सिफाई करने वाला तरफ पित्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, पित्त ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पित्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन साकेत सर भी करवाए हुए हैं, है ना, हम यूट्यूब पे करवाए हैं, साकेत सर पेड क्लासेस में करवाए हैं। ठीक है, आप दोनों का प्रूफ देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया था एंजाइम। तो ये ऑप्शन हमें नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये साकेत सर के द्वारा जो है प्रूफ करवाया गया है। देखो लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, क्या है ये सब, क्या है बताइए? लाइपेज हो गया, ठीक है, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब के सब क्या है बेटा?
सब के सब बोल सकते हो। सब के सब क्या है, सब के सब जो है एंजाइमी है, ठीक है, सब के सब क्या है, एंजाइमी है। और देखो हम भी यहाँ पे डिटेल में बताए हुए हैं, हम तो और डिटेल में यहाँ पे बताए हुए थे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पेप्सिन ऑप्शन में अब क्या दिया है ये आपको देखना चाहिए, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, अगर आप अच्छे से देखो हो सकता है ऑप्शन में या तो पेप्सिन हो, ठीक है, या मतलब इन तीनों में से कोई एक ही होगा, या वैसे तो तीनों एंजाइम ही हैं, तीनों एंजाइम है तो तीनों तो देगा नहीं, कोई एक होगा ऑप्शन में। जैसे पेप्सिन भी एक एंजाइम है, ये पेट में बनने वाला एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम है। लाइपेज ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होकर वसा अपघटक एंजाइम है, ठीक है। तो पित्त जो है ये एंजाइम नहीं है, पित्त हो सकता है ना। तो यहाँ पे इन तीनों में से एक जरूर दिया हो गया होगा, ठीक है, बाकी का ऑप्शन तो हम नहीं जानते लेकिन दिया गया होगा, ठीक है। अब ये आप बता पाओगे, वैसे तो हम ये बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, जैसे पेप्सिन में एंजाइम है, माइलेज भी है, लाइपेज है, ये तीनों है, ठीक है। तो इन तीनों में से एक दिया ही होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों में से जो एक दिया हुआ रहेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सभी क्वेश्चन मैच किया है कि नहीं किया है, एक बार जल्दी से बता दो सभी बच्चे, ये सभी क्वेश्चन मैच किया गया है या नहीं, मैच किया है कि नहीं, आप बताओ, सभी बच्चे बताएंगे कि मैच किया है ना जी, मैच किया है ना। देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनके ऑप्शंस हमारे पास नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे, आप लोग देखकर मिला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन था मूंगफली, मूंगफली का फल क्या कहलाता है। अब ऑप्शन में क्या था, एक बीजपत्री था, द्विबीजपत्री, इस तरीके का रहेगा तो आंसर द्विबीजपत्री हो जाएगा। या अगर ये नहीं रहा होगा तो ये अंडरग्राउंड ट्यूबर होता है, यानी भूमिगत कंद होता है, ठीक है। तो इसका भी बहुत अच्छे से सर ने करवा रखा है आपको, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री का, है ना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सर ने समझाया हुआ था। अब देखिए भाई, बहुत से बच्चे हैं, हो सकता है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, या एग्जाम ही नहीं दिए हैं, या फिर अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। इस बार आप एग्जाम नहीं दिए थे या अच्छा नहीं गया, या जो भी रीजन है, लेकिन आप 2027 की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी से जो है प्रतिज्ञा बैच लॉन्च हो रहा है। बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर 2027 का बैच शुरू कीजिए, हमें 2027 वाले बैच में भी एडमिशन लेना है, आपके पास ही पढ़ना है। तो अगर अभी से बैच लोगे ना, तो देखो सिलेबस तो टाइम पे खत्म हो ही जाएगा, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो जानो। सिलेबस टाइमली खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, पीवाईक्यू के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे, मतलब आपके पास ना 1 साल का वैलिडिटी रहेगा, 1 साल, और वो भी सिर्फ 699 में, सिर्फ आपको 699 पे करना है, और ये सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, पीवाईक्यू का ई बुक मिलेगा, मतलब हर एक तरह से जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और खास बात ये रहती है कि भैया आराम से हम लोग पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी कोई बेचैनी में नहीं, है ना। तो जल्दी से प्रतिज्ञा बैच को ले लीजिए, न्यू बैच है, ठीक है, जल्दी से एनरोलमेंट ले लीजिए, क्योंकि अब प्राइस जो है जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका 10 से 15 दिन में, तो प्राइस 799 हो जाएगा, ठीक है। तो बैच को कैसे बाई करना है, स्टडी विद रितेश सबको इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, प्रतिज्ञा बैच को पे नाउ करके परचेस कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो केचुए से रिलेटेड था, ठीक है। तो हमने जो पढ़ाया था वो था केचुए का उत्सर्जी अंग, ठीक है। तो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल सेम यही करवाया था मैंने, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा डिफर हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। पूछा गया था कि केचुए के प्रकाशग्राही अंग कहाँ स्थित होते हैं। तो देखो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में क्या था, बाहरी त्वचा, मतलब क्या था ऑप्शन में। अब तो देखो ऑप्शन तो हमें पता नहीं है, आप में से बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन भेजे हुए थे, ठीक है। तो एक मिनट, ऑप्शन तो मेरे पास इस क्वेश्चन का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ बाहरी त्वचा, या तो देखो होगा क्या, विशेष रूप से सिर के ऊपर, केचुआ जो होता है उसमें विशेष रूप से सिर के ऊपर जो एक अंग होता है वहां से वो प्रकाशग्राही अंग उसे कहते हैं, या फिर बाहरी त्वचा पर, इन दोनों में से कोई एक ही होगा आंसर, है ना। या तो बोल सकते हो सिर के ऊपर, सिर के ऊपर हिस्से में, सिर के ऊपर हिस्से में प्रकाशग्राही अंग होता है, मतलब एक तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है सिर के ऊपर, या अगर ये नहीं होगा, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन होगा वो ये होगा बाहरी त्वचा, तो बाहरी त्वचा ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई भी अगर एक ऑप्शन में दिया होगा आपको इन दोनों में से एक, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाया गया, ये तो आप लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको तो एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हो। पूछा है कि प्लांट के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, प्लांट किंगडम में आपको ये सब नहीं पढ़ाया गया है, बताओ।
अब इसका तो प्रूफ भाई अगर मांग रहे हो तब तो आप गधे हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में हर एक चीज को डिफाइन किया गया है। देखो, पादप के लिए कौन कौन सा तत्व आवश्यक होता है और कौन सा नहीं होता है। तो देखो, पादप के लिए जो है आयरन आपके लिए आवश्यक है। आयरन, ठीक है। पोटेशियम भी जरूरी है, जिंक भी जरूरी है। आयोडीन, भाई आयोडीन थोड़ी होगा, आयोडीन ही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आयोडीन किसके लिए जरूरी होता है? मानव के लिए, जानवरों के लिए, पादप के लिए थोड़ी होता है। तो सिंपल बेस क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आयरन जो है केवल, सॉरी आयोडीन, आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन है, ये आयोडीन, आयरन ये है, एफ आयरन है, के पोटेशियम है, जेड एन जिंक है। आयोडीन जो है ना बेटा, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन जो है ना ये पादप के लिए आवश्यक नहीं है। आयोडीन जो है ये पादपों के लिए आवश्यकता नहीं होती है, ये मानव या जानवरों के लिए आवश्यक है आयोडीन, ठीक है। तो ये आयोडीन केवल मानव और कुछ जानवरों के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। बाकी देखो, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सब जरूरी होता है, लेकिन आयोडीन नहीं होता है। और देखो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम। मतलब सोचो, ये सब 7 8 क्लास के क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे? अब देखो, बोला ये गया है कि एक प्रोटॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी में इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, ठीक है। एक प्रोटॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के ई बराबर में क्या हो जाएगा? के ई बराबर में हो जाएगा क्यू गुने वी, ठीक है। इस केस में यही फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमें गतिज ऊर्जा पूछ रहा है और हमें क्या क्या दिया है? हमें जो है यहाँ पे प्रोटॉन पर आवेश दिया है, यानी क्यू हो जाएगा, और गुने में वी, बस। तो क्यू कितना है? क्यू मेरे पास है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19, गुने में वी कितना है? 1 है, बताओ तो। नहीं बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 90, मतलब ये जो दिया है यही आंसर हो जाएगा। या फिर इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो सब सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, आप लोग खुद बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन जो है मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट था, ये हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से बाहर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसे मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि 25 में 25 आया, लेकिन हाँ, 25 में 22 क्वेश्चनों का तो मैं प्रूफ दे ही दूंगा आपको, ठीक है। अगर 25 में 22 क्वेश्चन भी आ गए, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे सिलेबस से नहीं था, मतलब हमने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो फिर भी ये हीट एंड टेम्परेचर का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये सब थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन लेवल वाला दे देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। पहले यहाँ पे एक बीकर में गर्म पानी भरकर एक कमरे में रखा गया। पहले इसका ताप कितना हो जा रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक गिरने में 1 मिनट का समय लगता है। फिर 75 से 70 तक गिरने में T2 मिनट का समय लगता है। पहले T1 मिनट समय लगा, है ना, मतलब 80 से 75 तक गिरा, T1 मिनट लगा। 75 से 70 तक गिरने में T2 लगा। 70 से 65 तक गिरने में T3 लगा। तो आपको T1 T2 T3 में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन क्या होगा? देखो, T1 जो है हमेशा यहाँ पे छोटा होगा T2 से, है ना। T1 जो है छोटा होगा T2 से, और T2 छोटा होगा T3 से, ऐसा था ऑप्शन में। अब जब ऑप्शन रहता है ना, थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर ये ऑप्शन रहा होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैवलिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? देखो, ये भी क्वेश्चन नहीं था, झूठ नहीं बोलेंगे, ये भी थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो पढ़ाया हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका जो आंसर, अगर आप लोग 54C बता रहे हो, 54C, तब आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि देखो, ट्रैवलिन बराबर क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है और 3 ओइलिक एसिड एंड मॉलिक्यूल्स होता है। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C3, ये तो सर बताए ही होंगे, ठीक है। C3H8O3 होता है। तो इसमें कार्बन कितना है? 3 गो कार्बन है, इसमें 3 गो कार्बन है। इसमें ऑयलिक एसिड, इसमें C18H34O2, तो इसमें कार्बन कितना है? 18 है। तो 18 गुने 3 कितना हो जाएगा? 54। तो 54C अगर आप लोग आंसर किए होंगे तो आपका सही है, 54C आइटम, ठीक है। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सर का पढ़ाया हुआ था। अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। उसके लिए बोलोगे तो मैं माफी भी मांग सकता हूँ बेटा, तो क्योंकि देखो, हम लोग भी भगवान तो है नहीं। हाँ, 25 में मैं 22 क्वेश्चन का प्रूफ आपको दे ही दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, PbPr2 के लिए इसकी घुलनशीलता S और घुलनशीलता उत्पाद KSP। अच्छा, ये क्वेश्चन 2023 वाला क्वेश्चन है लगभग, ठीक है, लगभग मिलता जुलता है। यहाँ पे Ag2CrO4 था, लेकिन यहाँ पे क्या है? Br2 था। तो KSP का रिलेशन पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे KSP और S के बीच का रिलेशन, S और KSP के बीच का रिलेशन। तो ये क्वेश्चन आपका PYQ का है, 2023 में ऐसा ही क्वेश्चन था, S और KSP के बीच का रिलेशन पूछा गया था। तो वही आंसर होगा इसका भी। इसका आंसर क्या होगा? वही सेम होगा, S बराबर में क्यूब रूट
K(Sp)/4। ये क्वेश्चन जाके देख लेना, 2023 का केमिस्ट्री का पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन था, सॉल्युबिलिटी निकालने वाला, है ना। सॉल्युबिलिटी, प्रोडक्ट, K(Sp) और S के बीच का रिलेशन। तो यही इसका, अगर आप लोग आंसर किए हो इसका मतलब आपका सही है। ये भी आया हुआ है, पढ़ा है, वही है। हाँ। तापीय अपघटन पर यह एक क्षारीय और अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है, कौन? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, ऐसा ऑप्शन रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन भी नहीं आया था। चलो 3 क्वेश्चन मैं मानता हूँ। चलो इसके बाद, अच्छा ये क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो साकेत सर ने बताया है, ऋतिक सर ने भी बताया, मैं भी बताया हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री वाले पीडीएफ में। ठीक है। मैंने आपको एक बायो का क्लास लिया था मैंने, लगभग 1.5 घंटे का था, जिसमें 2006 से 26 तक का क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें 106 क्वेश्चन थे लगभग। वो वाला पीडीएफ देखना, उसी में आपको सब क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन उसमें से भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसी में ये क्वेश्चन था, उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Al2O3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। Al2O3, तो ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये उभयधर्मी होता है। अब देखो ऑप्शन ये था कि नहीं था, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये सब ऑप्शन में दिया, मतलब ये सब हम एक्स्ट्रा में बताए भी हुए थे कि कौन कौन से उभयधर्मिक है या नहीं है। ठीक है, ये सब हम एक्स्ट्रा में दिए थे। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बस बच्चों के द्वारा ये भेजा गया था कि सर, है ना, बच्चों के द्वारा ये भेजा गया था। ठीक है। हाँ, ये सब क्वेश्चन जो है, बिल्कुल। और देखो ऋतिक सर भी बताए हुए थे, ऋतिक सर का भी मेरे पास, 1 मिनट, ऋतिक सर का भी बोलोगे तो हम लगा देंगे, देख सकते हो आप लोग। ठीक है। 1 मिनट। प्रूफ देखो, हम लोग के पास ना हर एक चीज का बेटा प्रूफ है, बशर्ते आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलो, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखो सर भी बताए हुए थे, एक ये भी है। हम लोग हर एक चीज का प्रूफ रखे हुए हैं। ऋतिक सर भी इनऑर्गेनिक एस ब्लॉक कंपाउंड पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो उसमें सर ने ये बताया हुआ है। देखो सर ने भी पूरा डिटेल में बताया, ग्रुप मतलब इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक कंपाउंड, यहाँ पे बता भी रहे हैं सर। BeO, ये क्या है? एम्फोटेरिक। मतलब इसमें क्या होता है? एम्फोटेरिक मतलब वो है धर्मी, एसिड तथा बेस दोनों देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मतलब बहुत सारी क्लासेस चले हैं। तो भाई जो बच्चे पेड क्लासेस से पढ़े हैं, वो बच्चे अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को जरूर करके आए होंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन था, बायो से डीएनए के एक खंड में 120 एडेनिन और 120 साइटोसिन। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड निकालना है। आप न्यूक्लियोटाइड नहीं निकाल सकते हो? बताओ, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। पीवाईक्यू से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है ना। इसमें मान के चलिए एडेनिन आपको 120 दे रखा है, तो आपको पता है ना कि एडेनिन बराबर क्या होता है? ग्वानिन होता है। पता है कि नहीं? एडेनिन बराबर ग्वानिन, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ा है। एडेनिन बराबर में क्या होता है? ग्वानिन होता है। मतलब ए अगर 120 है, तो जी भी हमारा क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद, बोल रहा है कि 120 साइटोसिन, साइटोसिन के 120 है। तो साइटोसिन अगर 120 है, तो साइटोसिन किसके बराबर होता है? थाइमिन के। तो थाइमिन भी मेरा 120 होगा। अब न्यूक्लियोस, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड निकालना है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देंगे तो 120 में 4 से गुना कर दो, 480 आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? सबको हम लोग जोड़ देते हैं, 120 120 120 120 करोगे 480 आ जाएगा। ये ट्रिक है ये, है ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में टोटल न्यूक्लियोटाइड निकालने का फॉर्मूला है, या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सब आया हुआ है। देखो ये अगला क्वेश्चन ये है, रूबी कांच किस रूप में मौजूद हो सकती है? तो बेटा जो कांच है, देखो सर ने बताया है रेडॉक्स रिएक्शन में, है ना, इनऑर्गेनिक में क्लास 3 में। तो ग्लास जो है सिलिकॉन नेचर का बना होता है, और सिलिकॉन कैसा होता है? सॉलिड ही होता है, सॉलिड ही होता है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं, और 20 में मैं 2 क्वेश्चन को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो हमारे सिलेबस के आउट ऑफ था, मतलब हमने वो नहीं पढ़ाया था। ठीक है, बाकी के 18 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, है ना, पेड और यूट्यूब दोनों पे अगर आप एक्टिव रहे होंगे, तो 18 क्वेश्चन अभी आपका एकदम सही जा रहा होगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है। देखो बोरिक अम्ल H3BO3 में, है ना, H2O में क्या होता है?
बोरिक अम्ल H2O में मतलब क्या होता है? एसिडिक साल्ट होता है, लेविस एसिड होता है, लेविस बेस होता है, बेसिक साल्ट। तो ये लुइस एसिड होता है। तो सर ने लुइस एसिड और लुइस बेस का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करवाया है ऋतिक सर, जाके देख सकते हो लुइस एसिड और लुइस बेस। इसका पीडीएफ हम लगाए हुए हैं, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोला गया है इस अमीनो अम्ल में कोई प्राथमिक अमीनो नाइट्रोजन परमाणु नहीं होता। किसमें? ग्लाइसिन, एलाइनिन, प्रोलिन या वैलिन। चलिए भाई जल्दी से बता देंगे यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। देखो ये भी सर पढ़ाए हुए बायोमोलिक्यूल्स का क्लास 1 देखना है, ठीक है। पेड क्लास में बायोमोलिक्यूल्स का 1 क्लास देखना है। अमीनो एसिड में यहाँ पे देखो प्रोलिन लिखा हुआ है, जाके ये लेक्चर देख सकते हो। अगर आप पेड कोर्स वाले बच्चे हो तो उसमें सर ने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। आप एक बार जाके देख लीजिएगा, बायोमोलिक्यूल्स का क्लास 1 है। अमीनो एसिड में सर ने बताया यहाँ पे प्रोलिन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इस अमीनो अम्ल में क्या होता है? इस अमीनो अम्ल में अगर आप बोल सकते हो तो कोई भी प्राथमिक अमीनो नाइट्रोजन परमाणु नहीं होता। तो प्रोलिन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जल तनाव के कारण किस उत्पादक के कारण रंध्र बंद हो जाते हैं? तो यहाँ पे रंध्र का खुलना और बंद होना ये किस पे नियंत्रित करता है? रक्षक कोशिकाओं पे, गार्ड सेल पे। अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा क्या था वहां पे। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे तो वैसे सर ने जो पढ़ाया था, साकेत सर ने, यहाँ पे सर ने बताया था रक्षक कोशिकाएं, ठीक है। ये महामैराथन सर ने जो 24 घंटा लिया था उसमें सर ने बताया था, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन मैच हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन ये था लसिका और रुधिर यानी लिम्फ और ब्लड से रिलेटेड था, ठीक है, था ना? ये क्वेश्चन था कि नहीं था? लसिका यानी जिसको लिम्फ कहते हैं, ठीक है, लिम्फ। रुधिर यानी ब्लड कहते हैं। अब देखो सर ने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सर ने लिम्फ और ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, पीडीएफ देख सकते हो। होता क्या है, ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब देखने को मिलता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब देखने को मिलता है, लेकिन जो लिम्फ होता है इसमें डब्ल्यूबीसी होता है। तो सर ने बहुत अच्छे से यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन वगैरह सब चीज अच्छे से सर ने पढ़ाया है, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब ऑप्शन नहीं होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट डेटा मतलब नहीं बता सकते हैं क्या चीज पूछा है नहीं पूछा, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन था, अगर आप लोग ऑप्शन भेजते तो उसको भी हम लोग प्रूफ कर देते। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आया, ठीक है। आप लोगों को लाइव प्रूफ भी हम लोग दिखा दिए हैं। अब ये बचा इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो वो भी उसका भी वीडियो जो है शाम तक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। और घबराओ मत, कट ऑफ भी जो है लो ही रहेगा, क्योंकि इस बार जीके और हिंदी थोड़ा सा दिया है लेवल वाला। साइंस इजी किया है, मैथ इजी किया है, क्योंकि साइंस और मैथ्स के प्रति तो बच्चों का फीडबैक काफी जबरदस्त है। हाँ, थोड़ा सा हिंदी बच्चों का कहना है कि थोड़ा सा टफ दिया है क्वेश्चन, और जीके में भी 7-8 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो मतलब आज तक पूछे नहीं गए थे, है ना। तो चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग आपकी मदद करेंगे। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉलेज भी आपको मिलेगा। काउंसलिंग देखो, रिजल्ट आ जाने के बाद काउंसलिंग अच्छे तरीके से होना चाहिए आपका, ठीक है। रिजल्ट आ जाने के बाद काउंसलिंग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत से बच्चों का, अगर ज्यादा रैंक भी है, कम मार्क्स भी था, ज्यादा रैंक चला गया, उसको भी हमने कॉलेज दिलवाया है। क्योंकि काउंसलिंग का भी एक अपना टेक्निक होता है, ठीक है। तो हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। तो अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ रहे हो तो अच्छी बात है, आपको काउंसलिंग भी हम लोग कर देंगे। हमारी टीम की मदद से जो है आपका जो काउंसलिंग होगा वो हमारे अंडर में होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो काउंसलिंग कहने का मतलब रिजल्ट तो आ जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से जुड़ जाइए। देखिए 50,000 से भी ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप में जुड़े रहिएगा ना, तो आपको रिजल्ट का अपडेट, काउंसलिंग का अपडेट, कैसे क्या है नहीं है, सब अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।